विपक्ष के रूप में मजबूत विपक्ष बनकर दिखाएंगे। तो आप जनता के बीच में, या आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जनता के बीच में विपक्ष की जिम्मेदारी लेने नहीं उतरी थी। केजरीवाल का एक एक निर्णय सुनियोजित था। केजरीवाल का चाहे वो मफलर डाल के दिखाकर खांसना हो, भाजपा और मोदी जी भी जान रहे हैं कि जब 5 साल के बाद वो चुनाव में जाएंगे और केजरीवाल जो सड़क की राजनीति से ही आए हैं, वो सड़क पे इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। आज भी वो कह रहे हैं कि गंगा जी कहाँ साफ हुई। दिल्ली के मालिक हम हैं, एक्चुअली दिल्ली की मालिक दिल्ली की जनता है। भाजपा ने जब मैन टू मैन मार्किंग करके इनको अपनी विधानसभा के क्षेत्र में बांध दिया। भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती है यमुना को साफ करने का और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। और आज फिर मेरे साथ आयुष वाजपेयी अमन जी साथ में आए हैं। और अभी रिसेंटली जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, उसमें भाजपा की प्रचंड जीत, और जिन्होंने ये सोचा नहीं था कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी, वो भी इतनी बुरी तरह से, और ऊपर से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, अवध ओझा अपना सीट तक नहीं बचा पाएंगे। तो इसी मुद्दे पे, इसी विषय पे आज बात करेंगे आयुष जी से। और आम आदमी पार्टी तो हार गई, लेकिन बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मोदी लहर में 2014 से अब तक देखें, जब मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से केंद्र की सत्ता में आई थी, तब भी वो दिल्ली फतह नहीं कर पाए थे। 2 बार की विधानसभा में भाजपा हारी और बुरी तरह से हारी। अब वापस से जब मोदी जी सत्ता में हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी अपने दम पे बना नहीं पाई है, इसके बावजूद दिल्ली उन्होंने जीता है। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे। आयुष जी, चुनाव के नतीजे आए हैं और अभी रिसेंटली घटनाक्रम जो हुआ है कि भाई अरविंद केजरीवाल जो सीधा मोदी को चैलेंज करते थे और ये कहा करते थे कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको हरा नहीं पाएंगे, आपको हमें हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और विधानसभा में केजरीवाल का यह कहना है कि दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं। तो इस पे आप अब आगे की राजनीति कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल के बारे में तो इस चुनाव में बड़ा स्पष्ट मैंडेट जनता ने दिया कि किस तरीके से केजरीवाल एक चमत्कारिक रूप से जनता के बीच में आए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर और बहुत सारे वादों को लेकर। अपने पिछली वार्तालाप में भी हम इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब समझने वाली बात, मुद्दे की बात आप ये समझो कि जनता में इस बार केजरीवाल को लेकर बहुत बड़ा एक संशय था। जिस तरीके से केजरीवाल घोटालों में लिप्त रहे, जेल रह के आए, जेल जाना हमें लगता है कहीं केजरीवाल के लिए एक बड़ी विडंबना साबित हुई। और इसमें मजेदार बात यह है, जहां तक मुझको लगता है, कि केजरीवाल जेल गए। अगर केजरीवाल जेल में ही रहते तो शायद परिणाम कुछ अलग होते। लेकिन केजरीवाल का चुनाव से पहले जेल से छूटना और जनता के बीच में आकर अपनी सफाई देना, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर जो है आरोप लगाना, राज्य के एलजी पर आरोप लगाना, ये सभी चीजें केजरीवाल के विरोध में गई। और जनता स्पष्ट रूप से, जैसा हम लोगों ने लगातार बात की थी और बहुत सारे मीडिया जगत में, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर लगातार बात चल रही थी कि इस बार कुछ दिल्ली की हवा परिवर्तित है, वैसी सामान्य नहीं है जैसी 2015 और 2020 के चुनाव में थी। तो उससे कुछ बदला हुआ जनता का मिजाज था, हवा बदली थी, लोगों का मिजाज बदला हुआ था। और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के मन में एक चीज थी। और इस चीज को अगर आप देखेंगे तो जो वोट शेयर है, जो पार्टियों को जो वोट शेयर परसेंटेज मिला, उसकी अगर आप तुलना करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत कोई ऐसी जीत नहीं है कि अचानक से कोई जीत हो गई। हर एक वर्ग का, हर एक समाज का भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। और सभी सीटों पर, जहां पर 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है, वहां पर भी आप देखेंगे, और जो इन्होंने 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वहां पर भी। तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से अब बड़ी चुनौती होगी। वैसे आम आदमी पार्टी अभी भी अपने चरित्र को और व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रही है कि जनता ने आपको लगातार 10-11 साल आपका शासन देखा है।
अब जनता आपके इस रवैया जो आप बहरूपिया जो आप मुखौटा लगाए हुए थे इसको समझ गई। ईमानदारी की बात है, अगर जनता इसको समझती नहीं तो आपको फिर से एक बार मैंडेट देती है और फिर से दिल्ली की सरकार चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मिजाज बदला हुआ था, जनता सारी चीजों को भाप चुकी थी और जनता ने पूरी तरीके से आपको समझ गई थी कि आपका क्या चेहरा है। लेकिन उसमें मजेदार बात यह है कि अभी भी आम आदमी पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। कल से लेकर और आज तक में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के, चाहे वो आसिम मरलेना का बयान हो, चाहे सौरभ भारद्वाज का बयान हो, चाहे मनीष सिसोदिया का बयान हो, आप इनमें एक चीज देखेंगे। और एक वो प्रवक्ता है, उन्होंने भी न्यूज में डिबेट में कहा है कि जनता ने हमको एक नई जिम्मेदारी दी है। जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है कि हम विपक्ष के रूप में मजबूत विपक्ष बनकर दिखाएंगे। तो आप जनता के बीच में, या आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जनता के बीच में विपक्ष की जिम्मेदारी लेने नहीं उतरी थी। आम आदमी पार्टी चुनाव में गई थी जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री और दिल्ली को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब आपको जनता के बीच में अपनी जो एक सकारात्मक और जो स्पष्ट छवि है उसको लेकर बीच में जाना चाहिए, और निश्चित रूप से जब जाएंगे तभी इसकी चीजें जो है। इस पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जनता के बीच से ही ये निकले। जब अन्ना आंदोलन हुआ तब केजरीवाल कोई पुराने राजनीतिक संगठन से ताल्लुकात नहीं रखते थे। इन्होंने एक नाम दिया आम आदमी पार्टी, कॉमन मैन। एक मफलर लगाया, वैगनार लेकर के आते थे। तब जो नॉर्मल तबका था दिल्ली का, एक नॉर्मल इंसान था, उसमें से एक मैं भी था। तब मुझे भी लगता था कि यार एक IITian बंदा जो IRS की सर्विस में रह चुका है, ये पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो हमारे पॉलिटिक्स को शायद बदल के रख देगा। और केजरीवाल जो थे नॉर्मल हाउस होल्ड के मुद्दे उठाया करते थे यूजुअली। बिजली हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, सरकारी स्कूल के मुद्दे उठाते थे। मुझे याद है कि ये पोल पे चढ़ के तार काट दिया करते थे इलेक्ट्रिसिटी के। तो आदमी को लगता था कि ये हमारे बीच का निकला हुआ आदमी है, हमारे मुद्दे उठाता है। तब कोई जो ट्रेडिशनल राजनेता थे ये मुद्दे उठाते नहीं थे उस समय। तो केजरीवाल जब आए और अन्ना के आंदोलन को हाईजैक कर लिया, मुझे अभी भी याद है केजरीवाल का पहला इंटरव्यू हुआ था अर्नव गोस्वामी के साथ। अर्नव गोस्वामी के साथ ये इंटरव्यू में आए थे और उन्होंने अर्नव के सामने ही पहले ये एक्सेप्ट किया था कि मैं बच्चों की कसम खा करके कहता हूं कि मैं राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। उसके एक हफ्ते बाद ही ये राजनीति में आ गए, पार्टी का ऐलान कर दिया। अब जो आम पब्लिक को नहीं पता है, एटलीस्ट जो राजनीति को समझते हैं वो जानते थे कि ये आदमी एक्टिंग कर रहा है। और जब वो सत्ता में आए, उन्होंने बोला मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। उन्होंने फिर एक शीश महल बनवा लिया, जो बीजेपी ने उसको बहुत अच्छे से जनता के बीच में मैसेज पहुंचाया कि देख लो जिस कॉमन मैन को, बात यहाँ पे बंगला की नहीं है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन आपने ये कहा था कि मैं राजनीति करने नहीं आ रहा हूं, हम तो धर्मशाला खोल रहे हैं। देखिए, आप केजरीवाल के बारे में आप एक चीज देखिए कि केजरीवाल ने, जनता ने वही देखा जो केजरीवाल ने जनता को दिखाना चाहा। वहां पर अगर आप केजरीवाल की आप शुरू 2013, 12, 11 अन्ना आंदोलन से अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि केजरीवाल ने जो जनता के सामने, चाहे हमने बच्चों की कसम खा के कहा हो या जनता के सामने एक मजबूती से अपनी बात रखी हो कि मैं ये नहीं करूंगा, हमेशा केजरीवाल ने वही किया। ठीक है, वो एक बात, चाहे अब बत्ती वाली गाड़ी लेने की ना हो, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी लेने की ना हो, शीश महल जैसे बड़े बंगले लेने की ना हो, चाहे आप कहो कि मैं VIP कल्चर में नहीं रहूंगा, चाहे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लंबी लिस्ट है। केजरीवाल ने हमेशा वही किया जो उन्होंने जनता के सामने कहा कि मैं नहीं करूंगा, हमेशा वही किया। अभी आपने अपनी बात की, चंद्रशेखर जी, शुरुआत की थी कि केजरीवाल के व्यक्तित्व को लेकर जो आपने शुरू किया कि केजरीवाल जो है आम आदमी थे, हम ही सब में से निकल के आए थे, हमारे ही जैसे थे। तो मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, केजरीवाल हमारे जैसे नहीं थे, और केजरीवाल का एक मूव, एटलीस्ट परसेप्शन तो उन्होंने वही बनाया। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बहुत गंभीरता से इस बात को अब आज की तारीख में अगर देखेंगे और अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि केजरीवाल का एक एक निर्णय सुनियोजित था। केजरीवाल का, चाहे वो मफलर डाल के दिखाकर खांसना हो, चाहे गाड़ी में
वैगनार में चलकर बैठकर घूमना हो, खंबे पर चढ़ जाना हो, एक एक मूव जो था उनका, वो उनका सुनियोजित रूप से था, वो एक प्रोपेगेंडा था, वो जनता के सामने दिखा रहे थे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा केजरीवाल एक आम आदमी थे, आम आदमी की तरह आए थे, तो केजरीवाल दिखा रहे थे कि हम आम आदमी हैं, एक्चुअली वो अर्बन नक्सलाइट थे। आप उस दौरान भी लगातार बहुत सारी चर्चा आई थी कि केजरीवाल की नौकरी के दौरान केजरीवाल का कैसा व्यवहार था विभाग के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति। बताते हैं कि नौकरी से भाग जाया करते थे, वहां भी इनका यही रवैया था। और आप केजरीवाल में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पाएंगे, वो पाएंगे उनकी एनार्की। केजरीवाल का क्या है कि आरोप लगाना उनके लिए बड़ा आसान है। वो जब नौकरी कर रहे थे तो वहां पर अपने बड़े जो सीनियर अधिकारी थे उनके खिलाफ वो आरोप लगाकर उस दौरान भी धरने पर बैठ जाया करते थे। तो ये उनका चरित्र रहा है। तो इस चरित्र को इस चुनाव में 2025 चुनाव में जनता ने एक्सपोज कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। एक चीज इसमें मैं अब आगे बढ़ते हैं, केजरीवाल की सत्ता चली गई, अब नया अध्याय शुरू हो रहा है, बीजेपी आ रही है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि दिल्ली में जो प्रदूषण का मुद्दा है, मोदी ने बोला कि ये मोदी की गारंटी है कि हम यमुना की सफाई को लेकर कटिबद्ध हैं। और जब वो दिल्ली मुख्यालय जीत का जश्न मनाने पहुंचे तो यमुना मैया की जय के नारे से शुरुआत करी। और सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है कि मोदी जी जैसे साबरमती रिवर फ्रंट को डेवलप किया। दिल्ली में भी ये कहा गया कि हम भी यमुना के पास रिवर फ्रंट बनाएंगे, ऐसा केजरीवाल जी ने कई बार वादा किया था। तो अभी आपको क्या लगता है कि अगर मोदी जी आ रहे हैं और मोदी की गारंटी चलती है, ऐसा लोग कहते हैं, अगर मोदी जी कोई बात कह रहे हैं तो उसमें एक वजन होता है। अगर मोदी जी जीतने के बाद यमुना मैया के जयकारे की नारे लगाते हैं तो ये भाजपा और मोदी जी भी जान रहे हैं कि जब 5 साल के बाद वो चुनाव में जाएंगे और केजरीवाल जो सड़क की राजनीति से ही आए हैं, वो सड़क पे इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है? और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था दिल्ली में प्रदूषण, जो हर एक मिडिल क्लास से लेकर के लोअर तबके के लोग हैं वो शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं। तो अब जो चैप्टर पीछे छूट गया वो तो छूट गया, लेकिन सेंटर में अब भाजपा की सरकार है, एलजी उनका है, अब मुख्यमंत्री भी उनका होगा। तो इसको आप आगे आने वाले टाइम में कैसे देखते हैं कि दिल्ली में क्या सही में बदलाव होंगे या सिर्फ ये पॉलिटिकल जुमला बन के रह जाएगा? देखिए, जहां तक बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, इनके पास सबसे बड़ा जो पॉइंट है या सबसे बड़ी जो ताकत है वो है कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ी स्पष्ट बात है कि दूरगामी सोच के व्यक्ति हैं। आज जो वो कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत पहले सोच रखा है, वो चीजें आज वो कर रहे हैं। जो चीजें उनको भविष्य में करनी है उनका भी रोड मैप एक तरीके से कहिए तो उनके पास तैयार रहता है। मोदी जी के बारे में सबसे जो स्पष्ट बात है वो ये है कि वो जो कुछ भी कहते हैं बड़ा तोल मोल सोच समझ कर बोलते हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी की जो आपने बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मोदी की गारंटी के बारे में बात है, तो आप देखिए लगातार आप नरेंद्र मोदी की जो लगभग 11 वर्ष की जो केंद्र की सरकार रही है उसमें आप पाएंगे कि मोदी जी ने जिन जिन चीजों के बारे में कहा उनको पूरा किया। अब यमुना की सफाई की बात है तो मैं उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि गंगा की सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा था जो राज्य की राजनीति से लेकर और केंद्र की राजनीति तक छाया रहता था। जो गोदी मीडिया टाइप के जो यूट्यूबर हैं या मीडिया है तथाकथित लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अजीत अंजू है, रवीश कुमार है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है अपने शौक और जिनकी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो दूसरे की गोदी में जाके बैठ जाते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि गंगा जी कहाँ साफ हुई, आप देखिए गंगा साफ नहीं हुई। आप एक चीज बात ये समझिए, जनता सब जानती है, देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता सब जानती है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इतने करोड़ लोग, ये वही लोग हैं जिनके नजर में आज भी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हैं। तो आप देखिए कि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं। आप किसी से भी निष्पक्षता से आप पूछ सकते हैं कि गंगा जी की सफाई कैसी है, गंगा अविरलता कैसी है। बनारस में घाटों का निर्माण हुआ, यही बनारस 2014 से पहले और 2014 के बाद अगर कोई ड्रोन शॉट लेके, सैटेलाइट शॉट लेकर के आज जनता के सामने रख दे तो दोनों में फर्क दिख जाएगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी जो मोदी की गारंटी के बारे में बात करते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा आपको शक नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि निश्चित रूप से उसका एक
रोड मैप तैयार होगा और उस पर काम भी करेगा। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्पष्ट रूप से जानती है कि 2014 से लेकर अब तक की भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है, नरेंद्र मोदी का जो दौर रहा है, उस दौर में ये दिल्ली की सत्ता कितनी कठिन रही है पाना। तो ये बहुत बहुप्रतीक्षित विजय थी, तो इसको निश्चित रूप से ये स्थायी रूप से रखना चाहेंगे। तो इसको लेकर वो बेहतर काम करेंगे, जो कहा है वो करने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा, केजरीवाल को ये मालूम था कि उनकी सत्ता जा रही है। सारे बड़े टॉप लीडरशिप का हारना ये दिखाता है कि ग्राउंड पे क्या लहर थी। अगर आपकी पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप हार जाती है तो ये भी दिखाता है। दूसरा, केजरीवाल में एक घमंड का आना, तो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। और दूसरी बात कि जब इनको सत्ता मिली तो इन्होंने सबसे पहले जो वन मैन शो है वो कायम कर दिया आम आदमी पार्टी में। अब बहुत से पुराने ऐसे आंदोलन के साथी थे जो लोग साथ जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे कर कर जो है वो बाहर जाने लगे, इनसे हटने लगे। तो ये सब चीजें लगातार शुरुआती से लेकर अब तक इनका चलता रहा इस तरीके से। बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा कि जैसे ये आम आदमी पार्टी की हालत जनता ने तो कर दी, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। जो ये कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, एक्चुअली दिल्ली की मालिक दिल्ली की जनता है। और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि आप घर बैठिए बोरिया बिस्तर समेट के। और दूसरी बात ये कि एक पार्टी और है जो चुनाव लड़ी थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कांग्रेस, जिसका वो पेट्रोल का मीटर देख लीजिए, हाँ जीरो है कि बिल्कुल। नहीं है। कांग्रेस 2014 से अब तक, जहां तक मुझे याद है, 2 विधानसभा लड़ी, 2 लोकसभा लड़ी, और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा। हैट्रिक लगाई है कांग्रेस ने। चौथी बार, दोनों लोकसभा दोनों विधानसभा, नहीं, जीरो अगर जीरो। विधानसभा चुनाव को भी देखेंगे तो वहां हाँ, पे भी उन्होंने हाँ। डबल जीरो की हैट्रिक लगाने का काम किया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और दिल्ली चुनाव को लेकर देखिए, मैं आपको एक बेसिक अंतर बताऊं, ये जो परिणाम है, इन परिणामों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे जीरो थी। आम आदमी पार्टी के जो पेड वर्कर थे, पेड वर्कर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को झंडा और प्रचार सामग्री लगाकर जो गली मोहल्लों में और कॉलोनी में निकाला गया था, वो सब पेड लोग थे। पेड इसलिए थे कि उन्हीं के वीडियो आ रहे थे कि वो आम आदमी पार्टी का झंडा और पटका गले में डाल के घूम रहे थे, और शाम होते होते वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जीत के लिए आश्वस्त थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार चूक हो रही थी, उन्होंने ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, अपने बूथों का सशक्तिकरण किया, और एक मजबूत टीम के साथ, चाहे वो उम्मीदवारों का चयन हो, चाहे ग्राउंड पे कार्यकर्ताओं की हो, बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल, ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इसको लेकर वो मजबूती से नीचे उतरे और उन्होंने वन टू वन मैन मार्किंग करते हुए इस चुनाव को लड़ा। तब जाकर ये परिणाम सामने आया है। और केजरीवाल केवल वो एक अपने घमंड में चूर रहकर वो जनता के बीच में बने रहे। एक्चुअली केजरीवाल को यही अंदाजा नहीं था कि वो अपना चुनाव खुद का अपना सीट हार जाएंगे। और जैसा आयुष जी आपने कहा कि मैन टू मैन मार्किंग, सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल के अगेंस्ट में परवेश वर्मा को लड़ाया गया, आतिशी के अगेंस्ट में रमेश बिदुड़ी को लड़ाया गया, और तो और जो मनीष सिसोदिया है, वहां से सरदार जी को बीजेपी ने टिकट दिया था। पिछली बार वो सरदार जी 2300 वोट से हारे थे जंगपुरा की सीट में भी यही हुआ। हाँ। अवध ओझा वाली सीट पर हाँ, नेगी जी ने बहुत अच्छा, वो जनता के बीच में एक अच्छा चेहरा थे। 23,000 24,000 वोट से हरा देना। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया ने जो सीट छोड़ने का कारण था, वो नेगी की मेहनत थी, जो वो जनता के बीच में लगातार काम कर रहे थे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि भाजपा ने जब मैन टू मैन मार्किंग करके इनको अपनी विधानसभा के क्षेत्र में बांध दिया, ये दूसरे विधानसभा में जा नहीं पाए। इसमें सबसे बड़ी जीत भाजपा की रही कि उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया इस बार ग्राउंड को देखते हुए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए, जो भाजपा पे आरोप लगते थे कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है, इस बार दिल्ली में उन्होंने वही किया जो कार्यकर्ता चाहते थे। जिस पार्टी के कैंडिडेट के लिए, हाँ, सबको लिया। तो केजरीवाल का अब चैप्टर दिल्ली में एटलीस्ट क्लोज हो चुका है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो दिल्ली से वादे किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली को जो बर्बाद किया है 15 साल की ऑलमोस्ट सरकार ने, लास्ट के 5 साल शीला दीक्षित के रहे, जिन्होंने कोई काम ज्यादा किया नहीं। पहले के 10 साल में हालांकि उन्होंने काम किया था। लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो कांग्रेस की उपलब्धि में नहीं जाती है, वो शीला दीक्षित के अपने खाते में जाती है वो उपलब्धि। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने ग्राउंड पे कुछ किया नहीं। अब भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती है यमुना को साफ करने का और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने का, जो कि मोदी जी ने खुद की गारंटी पे ये रिस्क लिया है कि मैं करके दूंगा। और हमने पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा भी है।
तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि भाजपा की जो सरकार आई है वो कितनी कारगर साबित हुई दिल्ली वालों के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, और आपका कोई भी ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।